प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे आधारित प्रैक्टिस किया। अब हम लोग जो है भाज्य संख्याओं या अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक महत्वपूर्ण प्रमेय अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये क्या हमको बताती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे हम अंग्रेजी में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब कहने का ये है कि एक भाज्य संख्या 143 अगर है, इसका अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर 11×13 होगा, या 11×13 लिखो या 13×11 लिखो, संख्या है तो 13 और 11 ही रहेंगी, चाहे जैसे भी लिख लो, क्रम चाहे सीधा रहे चाहे उल्टा रहे, संख्या नहीं बदलती है। इसी को जो है आधारभूत प्रमेय में बताया गया है कि किसी भी भाज्य संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें जो संख्याएं होती हैं वो निश्चित होती हैं, उसके अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं हो सकती। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो पीछे से भी तुम पढ़ते आए हो, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटे, अपने आप से कटे और इसके अतिरिक्त किसी एक और संख्या से भी कट रही हो, विभाजित हो रही हो, तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 12 और 16 है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्या एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी दूसरी संख्या से ना कटे, जैसे 2, 3, 5, 7 आदि है। दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। दो को अब तक तुम क्या मानते थे, दो सम तो है लेकिन अभाज्य संख्या है, क्योंकि परिभाषा जो अभाज्य संख्या की है वो ये बताती है कि एक से कटे और अपने आप से कटे, इसके अतिरिक्त किसी और से ना कटे। दो को हम देख रहे हैं कि या तो अपने आप से कटेगी या एक से कटेगी, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो सम होते हुए भी अभाज्य है। इसी तरह से सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह 4 है। 4 जो है भाज्य क्यों है, कंपोजिट क्यों है, इसलिए कि एक से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो जो भाज्य संख्या की परिभाषा है उसको ये संतुष्ट करता है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि जो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है, क्योंकि ये भाज्य भी है और विषम भी है, इसलिए इसको सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का मौसप और लसप कैसे ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम कुछ शब्दार्थ को समझें। जैसे गुणनखंड किसे कहते हैं, तो गुणनखंड का मतलब होता है किसी भाज्य संख्या को उसके छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं जिनका भाग उस संख्या में चला जाए, अर्थात यह उस संख्या को विभाजित करता है जिसका वह स्वयं गुणनखंड होता है। अपवर्त, यह उस संख्या से विभाजित होता है जिसका यह अपवर्त है। यह उस संख्या से विभाजित होता है जिसका यह अपवर्त है। जैसे 3 के अपवर्त जो है 6, 9, 12, 15 और 18 है। अब 3 के अपवर्त में मल्टीपुल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीपुल। 3 का भाग जो है 6 में जाएगा, 9 में जाएगा, 12 में जाएगा, अर्थात 3 का गुणा करते जाए 6, 9, 12 इसके रास्ते में आते जाते हैं, 3 के मल्टीपुल है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अपवर्त। इसी तरह समापवर्तक, वह संख्या जो किसी दी गई संख्या का गुणज हो, खंड हो, वह संख्या जो किसी दी गई संख्या का खंड हो। जैसे 3 जो है संख्या 6, 9, 12, 15, 18 का जो है क्या है, गुणनखंड है, अर्थात 3 का भाग 6 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, 12 में, 15 में आदि में जाएगा। और 6, 9, 12, 15 यहाँ अभी हमने बताया कि ये इसके मल्टीपुल है, 3 के मल्टीपुल है, गुणज है,
और यहाँ जो है 3 जो है इन संख्याओं का समापवर्तक है। 3 जो है समापवर्तक है, यहाँ 3 जो है इसका अपवर्त है। फिर लघुत्तम समापवर्तक की जब बात करेंगे, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात कोई भाज्य संख्या लिया जाएगा और उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद से उसमें हम देखेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याएं अगर हैं, दोनों का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसमें देखेंगे कि सबसे सब में जो है बड़ी घात वाली संख्याएं कौन कौन है। जैसे मान लो 6, 9, 12, 18 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 6, 9, 12 और 18 को से 36 भी कटेगा, 72 भी कटेगा और 108 भी कटेगा। 6, 9, 12, 18 से बड़ा है 36, 72 भी बड़ा है, 108 भी बड़ा है। मतलब 6, 9, 12, 18 का भाग 36 में भी जाएगा, 72 में भी जाएगा, 108 में भी जाएगा। लेकिन इन जिनमें भाग जा रहा है या जो कट रही है संख्या है, उसमें सबसे छोटा कौन है, तो 36 है। इसीलिए इसको लिस्ट नंबर कहते हैं। लिस्ट नंबर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात ये 36 जो है इन तीनों दी गई संख्याओं से कट रही हैं, इसलिए 36 को हम क्या कहेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे या लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। 72 को नहीं कहेंगे, 72 से छोटा 36 है। अगर इससे भी कोई छोटा कॉमन संख्या रहती तो हम उसको कहते हैं, लेकिन 36 से छोटा हो ही नहीं सकता, जो कि 6 से भी कटे, 9 से भी कटे और 12 से भी कटे। इसलिए इसको हम कहते हैं 36 को 6, 9, 12 का लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम। इसी प्रकार से जब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें जो है कॉमन जो संख्या होती है अर्थात वह संख्या जो इन तीनों संख्याओं को काटे भी, यहाँ हमने कहा कि कटे और यहाँ हम कह रहे हैं काटे, ये संख्याएं जो इन तीनों संख्याओं को काटे लेकिन काटने वाली संख्याओं में सबसे बड़ी हो। तो हम देख रहे हैं 6, 12, 18 को काटने वाली संख्या है, 6, 12, 18 को काटने वाली संख्या है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 2, 3, 6 हो सकता है। तो 2 से भी ये कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी पूरा कटेगा। लेकिन 6 जो है काटने वाली संख्याओं में सबसे बड़ी है, इसलिए 6 को हम कहेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी प्रकार से जब हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो देखो हम क्या करते हैं। जैसे 6, 12, 18 का हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो इसकी जो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो 6 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2, 3 हुआ, एक तो सब में आता है 2, 3 हुआ, 12 का 2, 2, 3 हुआ, 18 का 2, 3, 3 हुआ। अब हम देख रहे हैं कि जब हमें एचसीएफ निकालना है तो वेनिस्ट क्या है, तो वेनिस्ट देख रहे हैं कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 उतार लिया। फिर इसमें देख रहे हैं 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन अब इसमें 2 नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। 3 है, 3 है, 3 है तो 3 उतार लिया। मतलब तीनों संख्याओं के प्राइम फैक्टर में जो खंड वेनिस्ट होते हैं उनको ही लिखते हैं, या इस तरह से कह लें कि जो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या छोटी घात वाली होती है उन संख्याओं को लिखते हैं। जैसे देखो 2 का घात 1 है, यहाँ 2 का घात 2 है, यहाँ 2 का घात 1 है, तो सबसे छोटा क्या है, 2 का घात 1 है, 2 का घात 1 ले लिया, 2 ले लिया। इसमें 3 का सबसे छोटा घात क्या है, 1 है, तो 3 ले लिया। अब दोनों का गुणा कर दें, 2 क्या 6, इसका एचसीएफ क्या हुआ, 6 हुआ। इसी प्रकार से एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं कि जो वेनिस्ट होता है उसे तो उतार ही लेते हैं, जो बच जाता है उसे भी लेते हैं। जैसे मान लो 2 वेनिस्ट तीनों में तो ले लिया गया, अब 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 से भी उतार लिया गया, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो उसे भी उतार लिया गया, 1, 3 इसमें है, अब इसमें नहीं, इन दोनों में नहीं है, फिर भी उतार लिया गया, यानी कोई छूटना नहीं चाहिए। इस सिद्धांत पे हम उसको लिखते हैं। या ये कह लें कि इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जिस संख्या का पावर अधिक हो उसे लिखते हैं। तो पावर अधिक किसका है,
तो हम देख रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं में 2 तो आया है, और 2 का सबसे अधिक पावर क्या है, 2 है, तो 2 को लिख लिया गया। इन दोनों संख्याओं में 3 तो आया है, तीनों संख्याओं में, लेकिन 3 का पावर अधिकतम कितना है, 2 है, तो उसे भी लिख लिया गया। तो 2 का अधिकतम पावर 2, 3 का अधिकतम पावर 2, तो जब इसको करेंगे तो 2 दूना 4, इसको लिखेंगे 3 तरीके 9, 9 चौको 36 हुआ, तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 36 हुआ। अब हम जो है इसका एक सूत्र फॉर्मुलेशन करते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच अगर एचसीएफ एलसीएम निकाला जाए तो उन 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें से देखो 4 अज्ञात राशियां हैं, एचसीएफ एलसीएम, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, कोई 3 दे देगा, चौथा तुमसे पूछेगा। इसके लिए हमने फार्मूला इसमें बॉक्स में लिख दिया है। आगे हम बढ़ते हैं। जो अभी तक हमने बताया उसमें कुछ अपना विचार इस तरह से आया है कि एलसीएम एचसीएफ का समापवर्ती होता है। अगर तुमसे कोई कहीं या कोई कथन दे दिया कि क्या एलसीएम एचसीएफ का समापवर्ती होता है, तो सत्य है, होता है। एलसीएम जो है बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। अब देखो थोड़ा विरोधाभास होगा, हम महत्तम कहते हैं एचसीएफ को, अधिकतम जो होता है। जब अधिकतम की बात आएगी तो एचसीएफ, न्यूनतम की बात आएगी तो एलसीएम कहते हैं। लेकिन न्यूनतम ये संख्या नहीं होती है, भाव अलग अलग है। एलसीएम जो संख्या होती है एचसीएफ से हर हमेशा बड़ी होती है। अगर किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाए तो जो एचसीएफ होगा वो छोटी संख्या होगी और एलसीएम जो होगा बड़ी संख्या होगी। अब एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लो शब्द इसमें लगा है, हाई शब्द इसमें लगा है, तो इसका अर्थ अलग हो गया। लेकिन हम कह रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ का समापवर्त होता है, यानी कि एलसीएम जो है एचसीएफ का मल्टीपल होता है और एचसीएफ एलसीएम का समापवर्तक होता है। एचसीएफ जो है एलसीएम का फैक्टर होता है या समापवर्तक होता है, अर्थात एचसीएफ एलसीएम का भाजक होता है, ये भी कह सकते हैं। दूसरा नोट्स है, किसी संख्या को n घात करने पर वह तभी शून्य पर समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का खंड हो, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब इसका उदाहरण एक हम तुमको समझा रहे हैं। जैसे कोई संख्या 10 है और n की जगह पर 2 ले लें, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले लिया, तो हम देख रहे हैं जो संख्या 10 है इसका खंड करें तो 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 2, 5 का वर्ग 2, ये हो जाएगा 100। देखो इसका इकाई अंक क्या आया, 100, 0 आया। 100 में इकाई अंक क्या है, 0 है, तो शून्य पर समाप्त हुआ। क्यों शून्य पर समाप्त हुआ, इसका जब गुणनखंड किए तो 2 और 5 आया था, इसलिए शून्य पर समाप्त हुआ। 2 5 नहीं आता तो शून्य पर समाप्त नहीं होता। इसके सापेक्ष एक उदाहरण देख लो, जैसे 15 का वर्ग है, इसमें देख रहे हैं कि 3 गुणे 5 आ रहा है, इसका गुणनखंड कर रहे हैं 3 और 5 आ रहा है। इसका जब हम वर्ग करेंगे, देखो इसका इकाई अंक 5 आ रहा है, न कि 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा उसी का जो है चाहे कितना हो घात करो शून्य देगा, अन्यथा शून्य नहीं देगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, परिमेय संख्या। पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्या तुम लोग पढ़े हो, जिसको हम रेशनल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, q अर्थात उसका हर 0 के बराबर न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण क्या होता है, तुम जानते हो, पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हो कि अगर 1/4 जो भिन्न के रूप में लिखा जाता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम इसका जो है दशमलव प्रसार जब करेंगे, अर्थात 4 से इसको डिवाइड करेंगे, दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 2.25 हुआ। 2.25 यानी 5 पर जाकर खत्म हो गया, तो इसको कहेंगे शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत हुआ। उसी प्रकार से 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार करते हैं तो देखो 0.66666 आता जा रहा है, तो शांत तो नहीं है, अशांत है, इसको कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याएं, निष्कर्ष ये निकलता है कि परिमेय संख्याएं जो है
शांत भी हो सकती हैं, शांत दशमलव प्रसार भी दे सकती हैं और अशांत दशमलव प्रसार भी दे सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक इसका रूप और आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं के विषय में अगर हम जाने तो वे संख्याएं जिनको दशमलव रूप में व्यक्त करने पर वे अशांत और अनावर्ती दशमलव के रूप में होती हैं, अपरिमेय संख्याएं करती है। जैसे कोई संख्या अगर कोई भिन्न ऐसा है जिसका हम दशमलव प्रसार करें तो जो दशमलव के बाद की संख्याएं आ रही हैं उसका जो है वह अशांत हो, कहीं कटे भी ना, और जो अंक आती हैं वह पुनरावृत्ति ना हो, उनकी पुनरावृत्ति ना हो, क्रमशः उसमें जो भिन्न भिन्न अंक आते जाएं, तो ऐसे संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 0.10, 100, 100, बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से इसमें देखो चेंज होता जा रहा है, कट भी नहीं रहा है, चेंज होता भी जा रहा है, तो ऐसे संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसे प्रसार को अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और उसी तरह से इसको जो है अशांत तो है लेकिन आवर्ती कहते हैं। अशांत है, आवर्ती है, बार बार एक ही संख्या आ रही है, तो अशांत आवर्ती है तो उसको हम परिमेय कहेंगे, अशांत अनावर्ती है तो उसको अपरिमेय कहेंगे। फिर एक नोट्स में हमने छोड़ दिया था कि एक अपरिमेय संख्या p/q अशांत अर्थात एक अशांत आवर्त दशमलव है यदि एक अशांत आवर्त दशमलव है या आवर्ती दशमलव होगा यदि q को 2m × 5n के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर 2m और 5n के रूप में नहीं लिखा जा पाएगा तो ये निश्चित तौर पे शून्य पर खत्म नहीं होगा, और जब शून्य पर खत्म नहीं होगा तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। इसके बाद एक प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रमेय का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कहा जाता है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या हो और a कोई धन पूर्णांक हो, p कोई अभाज्य संख्या हो और a कोई धन पूर्णांक हो तथा यदि p a² को विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि p a को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई संख्या यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह संख्या उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। तो उसकी उत्पत्ति इस प्रकार से है। हम जानते हैं कि प्रत्येक धन पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं आवश्यक नहीं कि सभी भिन्न हो के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कोई संख्या हो, अभी हम प्राइम फैक्टर तो उसका कर ही सकते हैं। तो मान लो कोई संख्या a है, इसका प्राइम फैक्टर हमने किया तो p1 × p2 × p3 pn आया। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो p1 p2 p3 pn को 2 बार गुणा करेंगे तो फिर इनका भी वर्ग हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि p a² को विभाजित करता है, ये दिया हुआ है। तो p अगर a² को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि a² में कोई ना कोई एक टर्म p के बराबर है। तो a² में टर्म कौन कौन है, p1² है, p2² है, p3² है, pn², यही सब है ना। इसमें से कोई ना कोई एक खंड जो है p के बराबर हो गया, p से डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा, तभी तो जो है p a² विभाजित कर रहा है। अब इसका जब वर्गमूल लेंगे तो जब इसमें से मान लो p1 जो है p से डिविजिबल है, तो जब वर्ग इसका डिविजिबल है तो वह संख्या भी इससे डिविजिबल होगी, अर्थात p a को भी विभाजित करेगा, इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। इसका प्रयोग जो है जब हम कहानी में 2, कहानी में 3, कहानी में 5 या कोई अपरिमेय संख्या को जो है हमें सिद्ध करना होता है, सिद्ध करो कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है, वहाँ इस प्रमेय के रिजल्ट का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्नावली 1.2 जो इसी पे आधारित प्रश्नावली है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये तो तुम कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े हो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो भाग विधि से कर लेते हैं और इनका प्राइम फैक्टर ये जो खंड होते हैं वही लिख लेते हैं। उसी प्रकार से दूसरा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM
ज्ञात कीजिए, इसकी जांच भी कीजिए कि क्या ये फार्मूला को सत्य साबित करते हैं या नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे एक उदाहरण हमने इसका थर्ड वाला हमने ले लिया। 336 का गुणनखंड किया, इतना हुआ। 54 का गुणनखंड किया, इतना हुआ। फिर एचसीएफ का मतलब ये होने होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 उतार लिया। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें, 3 उतार लिया। और संख्या अगर 2 इसमें तो 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, एक ही है और कोई नहीं है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का न्यूनतम घात क्या है, 1 है तो 1 घात वाला 2 उतार लिया। 3 का न्यूनतम घात क्या है, 1 है तो उसे उतार लिया। इन दोनों का गुणा कर लिया तो 6 हो गया। तो एचसीएफ इसका 6 होगा। अर्थात 6 एक ऐसी संख्या है जो काटने वाली संख्याओं में बड़ी भी है और दोनों को काट रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। उसी तरह से एलसीएम में क्या करेंगे, देखो जो बड़े घात है, जैसे 2 का बड़ा घात क्या है, 4, उसे उतार लिया। फिर 3 का बड़ा घात क्या है, तो 3 है तो उसे उतार लिया। अब 7 का बड़ा घात 1 है तो उसे उतार लिया। सबका गुणा कर लिया तो कितना हो गया, 30 24 हो गया, यानी 3024। एलसीएम कितना आया, 3024। एचसीएफ कितना आया, 6 आया। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा। अंकों का गुणा करेंगे तो भी 18,144 आएगा। अर्थात हमारा जो सूत्र है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, वो सत्य है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो प्राइम फैक्टर विधि से तुम इनका जो है एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो। ये सीख चुके हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो वही चीज अभी हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं। अब इसका n घात किया जाए 6 का, तो 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 और 3 होगा। 2 और 3 में देख रहे हैं 2 तो है लेकिन 5 नहीं। 5 रहता तब तो शून्य पर खत्म होता, 5 नहीं, इसलिए शून्य पर खत्म नहीं होगा। तो लिख देंगे 6 का कोई गुणनखंड 5 नहीं है, इसलिए 6 पर n के किसी भी मान के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब इसका कुछ कंक्लूजन है जो हमने इसमें तुम लोगों को बॉक्स में लिख दिया, पढ़ लेना। आगे प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, व्यंजक व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसकी व्याख्या करनी है। हम देख रहे हैं कि इसमें 2 पद हैं। पदों को कौन बांटता है, तो प्लस और माइनस बांटते हैं। तो प्लस तो एक ही जगह है ना, बाकी तो गुणा है। तो एक पद यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा पद ये हो गया। अब इन दोनों पदों में देखो क्या उभयनिष्ठ कुछ दिखाई दे रहा है, तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी, अर्थात 13 कॉमन हो सकता है, अर्थात इसमें 13 का भाग जा सकता है। तो 13 का भाग जाएगा तो ये भाज्य हुआ ना। उसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं, देखो 5 इसमें भी है, 2 पद इसमें भी है। एक पद ये है यहाँ से यहाँ तक, और एक पद जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, अर्थात 5 उभयनिष्ठ है, अर्थात 5 का भाग इस पूरे संख्या में जा सकता है। तो 5 का भाग इसमें जाएगा, अर्थात ये भी जो है डिविजिबल संख्या है, भाज्य संख्या है, और ये भी भाज्य संख्या है। तो हम कह देंगे कि चूंकि उभयनिष्ठ संख्याएं दोनों में है, इसलिए दोनों क्या है, भाज्य संख्या है। फिर प्रश्न नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो फिर ये जो है एक ही स्थान पर एक साथ कब मिलेंगे। तो एक साथ कब मिलेंगे इसको निकालने के लिए जब इस तरह का कहीं भी कोई सवाल आवे तो उसका हम एलसीएम याद करते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम याद कर लो, जो आएगा उसका हो जाएगा।